नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर विद प्रभात वालिया में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया एकलव्य कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस कंप्यूटर विद प्रभात वालिया में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था सॉफ्टवेयर, जिससे संबंधित हमने एक दो वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होगी, बातें समझ आ रही होगी। इस लॉकडाउन में ही नहीं बल्कि कंप्यूटर एक डिजिटल सब्जेक्ट है। अब आगे भी हम लोग इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं एनसीईआरटी की कक्षा 9, 10, 11, 12 का आप लोगों को अध्ययन करवाऊंगा। हर चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज उस बुक को करेंगे ताकि कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर के जो भी प्रश्न आते हैं उनको आप आसानी से सोल्व कर पाओ, उनसे संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3-4 प्रकार के बारे में देखा था, और आज की क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो हम वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की समस्या आपको हो या फिर आपको कोई बात बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से, बातें अच्छी लग रही होगी, चीजें समझ आ रही होगी। उसी उम्मीद के साथ इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। आइए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करना चाह रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, नाम से पता चल रहा है कि एप्लीकेशन, और हिंदी में बोलते हैं इससे अनुप्रयोग आधारित सॉफ्टवेयर। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे वो हमारे कंप्यूटर के लिए अनिवार्य थे, कंपलसरी थे। यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर काम नहीं करेगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए अनिवार्य तो नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं कि बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आज के समय पर सूचना तकनीकी का युग चल रहा है, मोबाइल और इंटरनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप हो ही ना या फेसबुक नहीं हो तो आप मोबाइल में क्या चलाओगे? यूट्यूब चला लेंगे। अरे भाई, यूट्यूब भी तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आता है। तो जो सॉफ्टवेयर आप जनरली यूज कर रहे हैं और जिनमें हम नए नए प्रयोग कर रहे हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल डॉक्टर से लेकर टेलर तक, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी, या मैं कह दूं हॉस्पिटल वाले भी, या मैं कहूं रेलवे वाले भी अलग अलग अपना एप्लीकेशन बनाकर रखते हैं। बताने और समझाने वाली बात यह है कि ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम सभी लोग काम में ले सकते हैं, जिसे आप और मैं सब लोग काम में ले सकते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिससे कुछ विशेष व्यक्ति काम में लेता है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि ऐसे कौन से एप्लीकेशंस हैं जो सभी यूजर के काम आने वाले हैं, ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जो किसी विशेष यूजर के काम आते हैं। दोस्तों, मोबाइल की बात फिलहाल मैं नहीं करूंगा, हम एक बार कंप्यूटर की बात को करके शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। यानी अगर मैं ये कहूं जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये यहां कहां से आया? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से, सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता के लिए बनाए गए एप्लीकेशंस या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अच्छा दोस्तों, मैं बताऊं, आप मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई भी एडोब रीडर डाउनलोड करते हो, कोई पीडीएफ रीडर डाउनलोड करते हो, या कोई ऑडियो कटर या वीडियो कटर डाउनलोड करते हो, या वीडियो मर्जर डाउनलोड करते हो, तो वो आपके उस एप्लीकेशन पर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये जिम्मेवारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। यानी समझाने वाली बात हुई, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म देता है इन सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कि वो उस पर कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उन सभी को कार्य कराने के लिए हमें इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग दो प्रकार की यूज करते हैं। पहला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साधारण। साधारण एप्लीकेशन का उपयोग हुआ कि जिसे सब लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। साधारण का मतलब हुआ सभी उपयोगकर्ता इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। साधारण की जगह पर अगर मैं बात करूं जो है विशेष, जिसे सभी लोग उपयोग में नहीं ले सकते, सभी काम में नहीं लेकर कोई व्यक्ति विशेष या कोई कंपनी जिसका यूज करती है उसे हम बोलते हैं विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर मैं साधारण का उदाहरण लूं तो सबसे पहला आप लोग इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड, दूसरा आप लोग यूज करते हैं एक्सेल, तीसरा यूज करते हैं पावर पॉइंट। अच्छा सुनो, मैं इनका साधारण और विशेष वाला अंतर ज्यादा नहीं समझाना चाह रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न में नहीं बनता। ये तो केवल हम लोग ये जानते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई विशेष व्यक्ति या कंपनी के उद्देश्य से बनाया जाता है। जैसे उदाहरण पर मैं कहूं रेलवे। अच्छा, रेलवे मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर है, क्या वो हॉस्पिटल में कोई काम आ सकता है क्या? नहीं। तो रेलवे और हॉस्पिटल दोनों डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस हैं जो किसी विशेष कंपनी यानी रेलवे में और हॉस्पिटल में ही काम आता है। हम बात कर रहे थे MS वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की। अब मैं छोटा सा नाम जोड़ देता हूं इसके साथ, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कौन से वाला, सिंपल वाला या स्पेशल वाला? तो सबको पता चल रहा होगा ये साधारण है या कौन सा है, सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिसका सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, कंपाउंडर करता है, नर्स करती है, हॉस्पिटल का स्टाफ भी कर सकता है, रेलवे का स्टाफ भी कर सकता है। उसे हम बोलते हैं सामान्य, सिंपल या आप कहते हैं साधारण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो साथियों, ये जो उदाहरण मैंने लिखे थे इधर, ये सिंपल एप्लीकेशन के हैं। ये रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारे के सारे स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। दोस्तों हम बात करते हैं इसके अलावा, जैसे उदाहरण लिया आप लोगों ने व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको मैंने सिंपल की कैटेगरी में डाल दिया। एक और नाम सुना है हम लोगों ने, मोजिला। मोजिला फायरफॉक्स भी आपका सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो पेपर में इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है। एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा देखो, BCR पढ़ा है हमने पहले की क्लासेस में। BCR होता है, प्रश्न बड़ा सिंपल सा है जिसके बारे में साथ ही साथ बात कर सकते हैं। BCR होता है, ऑप्शन ए में मैंने दे दिया है कि BCR क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। 2 में दे दिया है कि BCR क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ऑप्शन 3 में दे दिया कि हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और इसमें से दे दिया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कोशिश कर रहा हूं कि बात आप लोगों को अच्छे से समझ आए। देखो अभी मैं पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, मेरे ज्यादा वीडियो नहीं बने हैं, 4-5-6 वीडियो ही मैं बना पाया हूं। जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस की संख्या बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा इंटरेक्शन आपके प्रति बढ़ता जाएगा। दोस्तों मैं ये वापस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं पूरी कोशिश रहेगी कि क्लास जैसा माहौल बना रहे और आपको बात अच्छे समझ आए। किसी के मन में विचार आया होगा कि इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर, किसी को लग रहा होगा कि हार्डवेयर। अब मैं उन लोगों की तलाश कर रहा हूं जो ये सोचते हैं गुरुजी जहां पर ए एंड बी दोनों मिल गया ना वो पक्का ही आंसर होता है। कुछ लोग ऐसे भी इसको छोड़ भी आएंगे। मैं यहां पर इस BCR की बात करूं तो ये BCR है बार कोड रीडर। BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। बार का मतलब क्या होता है, गलत मत समझना, लाइन वाली बार है। तो ये BCR यानी बार कोड रीडर सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये हार्डवेयर होता है। जिसे हाथ में पकड़कर स्कैन करते हैं, या रिलायंस या बिग बाजार में आपने जाकर देखा होगा ऐसे प्रोडक्ट उसकी तरफ जाता है वो स्कैन हो जाता है। तो BCR एक प्रकार का क्या होता है, हार्डवेयर होता है। दोस्तों हमने बात कर ली सॉफ्टवेयर के दूसरे प्रकार यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या अनुप्रयोग आधारित सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। नंबर तीसरे पर और सबसे जरूरी, जिसके प्रश्न भी बहुत सारे पेपरों में अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पे जिसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे
टेक्निकली आप अगर किसी किताब में पढ़ते हो, कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी तो यूटिलिटी का ही काम करते हैं। हाँ, बहुत सारी किताबों में ऐसा दिया हुआ आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कोई बात नहीं, मैं उस चीज को कंसीडर कर लेता हूं। आप चाहे उसे अलग कैटेगरी में पढ़ो या सिंपल कैटेगरी में पढ़ो, एक ही बात है। नंबर तीसरे पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोगों को बात करनी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो, नाम से पता चल रहा है आप लोग बाइक खरीद के लाते हो, स्कूटी खरीद के लाते हो, या ट्रक के आगे लिखा हुआ देखा हो साइड में यूटिलिटी बॉक्स, देखा है लिखा हुआ। ट्रक के पीछे भी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी आती है। सब्जी के सनम, बिन फेरे हम तेरे, फिर मिलेंगे। पता नहीं ट्रक के पीछे क्या क्या दिया होता है, उस चीज को ध्यान में नहीं देना। ट्रक की साइड में यूटिलिटी बॉक्स लिखा होता है। यूटिलिटी बॉक्स के अंदर जैक वगैरह जो उसको मरम्मत करने की अचानक कुछ दिक्कत आ जाए तो दिए होते हैं, उनको बोलते हैं यूटिलिटी बॉक्स। ट्रक वाले केस को छोड़कर हम कंप्यूटर की तरफ आते हैं। ऐसे सारे प्रोग्राम्स, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी भाग हो सकते हैं, वो कोई एप्लीकेशंस भी हो सकती है, वो प्री जो विंडोज के साथ उपलब्ध कुछ भी हो सकता है, जो कंप्यूटर की चलने में सहायता करता है। चलने का मतलब कोई दौड़ता नहीं है कंप्यूटर। चलने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर सही तरीके से काम करे, उसे मैनेज करे, उसके लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर की मरम्मत का काम करते हैं, मरम्मत कोई पर्स थोड़ी डालते हैं उसमें, नहीं। मरम्मत का मतलब हुआ अगर कोई वायरस इफेक्ट हो गया या कोई फाइल खराब हो गई, उसे ठीक चलाने की जिम्मेवारी इस यूटिलिटी की होती है। मरम्मत के साथ साथ मैं कहूं कि कंप्यूटर की सुरक्षा संबंधित कार्यक्रम या जानकारी भी इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की होती है। सबसे ज्यादा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम मैं लिख रहा हूं एंटीवायरस। वायरस क्या होता है, नेटवर्किंग वाले टॉपिक में डिटेल से बात करेंगे। एंटीवायरस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में वायरस जो आते हैं उन्हें क्या कर देता है, हटाना। और वायरस से हटाने के साथ साथ इसका काम होता है बचाना। बचाना और हटाना दोनों में फर्क क्या हुआ? हटाने का मतलब हुआ वायरस आने के बाद उसे हटाना, बचाने का मतलब हुआ कि वायरस आने से रोकना। तो ये बचाना और रोकना दोनों का कार्य एंटीवायरस के द्वारा किया जाता है। आप नेट से बहुत सारे एंटीवायरस डाउनलोड करते हो। एंटीवायरस का एक लोगो होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। याद आ रहा होगा कुछ, घड़ी पाउडर का ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब क्या हुआ कि भाई एंटीवायरस का ट्रायल पर जो वर्जन होता है वो 1 महीने का आता है। आप उस ट्रायल वर्जन का इस्तेमाल कीजिए और ट्रायल वर्जन पसंद आए तो आप परचेज कीजिए। भाई मेरे जैसे, आप जैसे लोग जो प्रोफेशनल नहीं है वो एंटीवायरस में यही करते हैं। आज कोई सी कंपनी का ले लिया, कल कोई सी कंपनी का ले लिया, परसों कोई सी कंपनी का ले लिया, इस प्रकार से बात करते हैं। देखो, अगर मैं उदाहरण लूं तो एक पांडा नाम से पता चल रहा है, दूसरा है क्विक हील, इंटरनेट सिक्योरिटी, नोट्रन, अवस्थे, बहुत सारे एंटीवायरस, मैकेफे, बहुत सारे एंटीवायरस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये एंटीवायरस अलग अलग प्रकार के वायरस से हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। अलग अलग प्रकार के वायरस का मतलब हुआ कोई वायरस इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर को इफेक्ट करता है, कोई बूट सेक्टर वायरस होता है, कोई वायरस ही नहीं होता, वोम होता है। ये क्या है कंसेप्ट वायरस वोम का, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा थोड़े दिन में जब नेटवर्किंग वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए, हमने बात की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले एंटीवायरस की, और भी बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखो, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, वैसे मेरे लिए थोड़ी दुख की बात है लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। क्या है, मेरी शादी से पहले ही पापा एक्सपायर हो गए थे। तो शादी के बाद उनके साथ हमारा कोई मेल मिलाप बनता ही नहीं था। मैं कह रहा हूं कि मई 2018 में वो एक्सपायर हुए, मई 2019 में मेरी शादी थी, लगभग 1 साल बाद उनके। लेकिन मैंने कई बार होटल में जब खाना खाने गया
तो मैंने देखा है लोगों को कि किस प्रकार वो अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ ट्रीट करते हैं, उस पर एक छोटी सी बात मैं बोलने जा रहा हूं। देखो, मैं जितने वीडियो लेक्चर में कोई भी बात करूंगा वो सब्जेक्ट से हटकर नहीं होगी, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। आपको कंसेप्ट लेकर उस बात को बनाते हैं। दोस्तों, एक और चीज, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था मास्टर हमें बिल्कुल देसी बात करता था। मैं आपको जीरो से नहीं, बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं जो फील होगा कि आपको ही लग रहा है। आपने देखा होगा कि नई जिसकी शादी होती, पुराने वाले तो शायद जाते ही नहीं होंगे, ये पुराने भी जाते होंगे। अगर वो किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, होटल वाला 4-4 शेयर का सेट बना के रखता है, लेकिन अगर घर के मेंबर 8 या 6 है तो उसको बोलते भाई इन टेबलों को एक साथ इकट्ठी कर दे, फिर साथ ही बैठ के हम तो खाना खाएंगे, अलग अलग हम तो खाना नहीं खाएंगे। मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या घर पे भी वो एक साथ खाना खाते हैं क्या? भाई एक साथ घर पे पूरी टेबल लगा के सारे के सारे, अरे जिस दिन होटल पे जाते हो उस दिन ही एक साथ क्यों खाते हो? भाई रोज खाओ ना, कौन मना कर रहा है? घर आपका है, एक साथ बैठ के खाया करो। मैं पापा का एग्जांपल इसलिए लिया कि मैं मेरी फैमिली के साथ कभी बाहर खाना खाने गया ही नहीं। हम दो ही थे, चाहे घर खा लो बाहर खा लो, एक साथ ही खाते हैं। तो प्रैक्टिकल बात ये बनी कि ये जिक्र कहां से आया कि फैमिली या घर या सारे लोग, तो इसका हम जिक्र करते हैं। देखो, 2 नंबर का जो सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी वाला, जिसके सवाल लगभग पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे कह दूं, डिस्क डी फ्रैगमेंट या डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन। डिस्क डी फ्रेगमेंट एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, सिस्टम टूल्स में जाकर आपको एक्सेसरीज के अंदर मिल जाएगा। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ जो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा था। दोस्तों, हम हमारे कंप्यूटर में जो रैम होता है उसके अंदर कोई फाइल स्टोर करते हैं। रैम से वो फाइल चली जाती है सेकेंडरी मेमोरी में, एचडी यानी हार्ड डिस्क में। अब कोई प्रोग्राम हमने सेव किया, वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, वैसे रैम में रहता है। ये फ्रेगमेंट कैसे काम कर रहे हैं, इससे हमारे कंप्यूटर में क्या फायदा मिल जाता है? तो हमारा जो हार्ड डिस्क है उसकी गति को बढ़ाने के लिए हम डिस्क डी फ्रेगमेंट का भी यूज करते हैं, या उसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए डिस्क डी फ्रेगमेंट का यूज होता है। कैसे? देखो, हमने आज वर्ड में एक फाइल बनाई जिसका नाम दिया एबीसी। अच्छा, एबीसी नाम की जो हमने आज फाइल बना दी, उसके लिए हार्ड डिस्क में मान लो यहां पर एक जगह बुक हो गई एबीसी, इसमें आपने कितनी लाइन लिख रखी थी? 4। अब सपोज करो कल आपने वापस आकर उस एबीसी फाइल में अपडेट किया, कर दिया आपने तो अपनी फाइल में अपडेट। पहले 4 लाइनें आपने जोड़ रखी थी, अब आपने 4 लाइनें और जोड़ दी। अब कंप्यूटर में क्या होता है, रैंडम स्टोरेज होता है। अब उस जगह पर एबीसी के बगल में जगह है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, तो कंप्यूटर क्या करता है, यहां से एक पॉइंटर बनाकर दूसरी जगह पर उसी हार्ड डिस्क में आपकी फाइल को सेव कर देता है। लेकिन जब आप रैम में उसे ओपन करते हो या उस फाइल को देखते हो तो आपको ऐसे अलग अलग खुलकर दिखाई नहीं देती है, वो एक साथ 8 की 8 लाइनें आ जाती है। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि इसकी वजह से फ्रेगमेंट बन गए, अलग अलग खंड बन गए, टुकड़े बन गए। डी फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े होता है, डी उन टुकड़ों को मैनेज करना या उस टुकड़ों को हटाना, इस प्रकार का काम करना, ये जिम्मेवारी इसकी डिस्क डी फ्रेगमेंट की होती है। इससे कार्य करने की गति बढ़ जाती है, इससे कार्य करने की गति जो हो जाती है वो बढ़ जाती है। या मैं ऐसे कह दूं कि जो खाली जगह है उसे मैनेज करने का काम ये करेगा। अब देखो क्या करेगा, ये 4 ये थी, 4 ये लाइन थी, अब ये बात करेगा दोनों से, या तो ये इसके अंदर इसके आसपास जगह दे दे, वरना इन दोनों को उठाकर कहीं तीसरी जगह पर रख देगा जहां पर 8 की 8 फाइलें एक साथ संग्रहित हो जाएगी। बताना ये चाह रहा हूं कि आप समय समय पर अपने कंप्यूटर में डिस्क डी फ्रेगमेंट टूल को चला दें, जिससे फायदा ये मिलेगा जो इस प्रकार का स्पेस है वो मैनेज हो जाएगा। आप पर्सनल कंप्यूटर में ऐसा करते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो सर्वर कंप्यूटर बहुत ज्यादा देर तक चलता है उसमें ये प्रोसेस करनी होती है। तो डी फ्रेगमेंट का कार्य क्या होता है, जो स्पेस होता है, जगह होती है, फ्रेगमेंट होते हैं, खंड होते हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है। वही टेबल वाली बात आ गई, पहले 4-4 के 2 लगे थे, घर के 8 मेंबर हैं तो सबको एक साथ बिठाकर सर्व करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहता है, इसलिए हम इस प्रकार का प्रोसेस इसमें फॉलो करते हैं। और नंबर तीसरे पर यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसके बारे में बात करते हैं। पहला था
पहला था एंटीवायरस, दूसरा था डिस्क फ्रेगमेंट और तीसरे नंबर पे है डिस्क कंप्रेसिंग। अच्छा, इस डिस्क कंप्रेसिंग की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो फाइल कंप्रेसिंग, एक ही बात है। दोस्तों इस बार पटवारी के पेपर में फाइल एंड सिस्टम्स या सिक्योरिटी या फाइल शेयरिंग अलग से टॉपिक दे रखा है, उसी के लिए मैं इन सब के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर रहा हूं। दोस्तों फाइल या डिस्क कंप्रेसिंग का मतलब होता है जो साइज है उसे क्या करना, कम करना। आप सभी को पता चल रहा होगा कि साइज कम करने पर क्या होगा। तो अगर मैं यूटिलिटी प्रोग्राम कंप्रेसिंग वाला चलाता हूं तो साइज कम करने पर सूचनाएं क्या होगी, अधिक स्टोर कर सकते हैं। एंड ज्यादा सूचनाएं संग्रहित करने के लिए मुझे ऐसे करना होता है। इसी का एक दूसरा उल्टा होता है डिस्क डीकंप्रेसिंग। डिस्क कंप्रेसिंग तो था ही, उसके आगे एक वर्ड जुड़ जाता है डीकंप्रेस करना। देखो कंप्रेस करने पर साइज कम होता है और डीकंप्रेस करने पर वापस उसी साइज में आ जाता है। तो जो कंप्रेस की गई साइज को वापस उसी साइज में लाना डिस्क डीकंप्रेसिंग कहलाता है। नंबर 4 पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, बैकअप, और दूसरा होता है रीस्टोर। ये भी आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स है जो सिस्टम टूल्स या एक्सेसरीज में उपलब्ध रहते हैं। अच्छा, बैकअप का मतलब क्या होता है, रीस्टोर का मतलब क्या होता है। बैकअप का मतलब कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि सर कोई पेन ड्राइव में सूचना पड़ी है उसे वापस अपने कंप्यूटर में लाना ही बैकअप होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। बैकअप का मतलब क्या होता है सुनना, अगर कोई सूचनाएं ओरिजिनल जगह के अलावा दूसरी जगह पर हम कॉपी करके रख देते हैं उसे बैकअप कहा जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर वापस उसी जगह पर ले आना रीस्टोर कहलाता है। तो बैकअप और रीस्टोर का प्रोग्राम भी यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। पेपर में कई बार पूछ रहे थे बैकअप का अर्थ होता है, तो हम बता सकते हैं कि उनकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन के अलावा दूसरी डेस्टिनेशन पर इंफॉर्मेशन को कॉपी रखना बैकअप कहलाता है, और आवश्यकता पड़ने पर वापस लाना रीस्टोर कहलाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद अगले नंबर पे है स्कैन डिस्क, जो हमारे कंप्यूटर में कार्य करता है। कोई भी चीज अगर एंटर करती है उसकी जांच करता है, यानी हमारे कंप्यूटर को सही रूप से कार्य करवाने के लिए स्कैन डिस्क का उपयोग किया जाता है। स्कैन डिस्क के बाद अगला आ जाता है जिसे बोलते हैं डिस्क कंप्रेसिंग। दोस्तों कंप्रेस का मतलब होता है साइज को कम करना, और साइज को कम करने पर उसमें ज्यादा सूचनाएं या अधिक सूचनाएं संग्रहित की जा सकती है। इसका यूज होता है सही कार्य करवाने के लिए। अच्छा, इसका यूज होता है अगर हम लोग ये कहें ज्यादा मात्रा में सूचना को संग्रहित करने के लिए। और इसके अलावा एक होता है इसी का उल्टा जिसे बोलते हैं डीकंप्रेसिंग। डीकंप्रेसिंग का मतलब होता है जिस साइज को अपन ने कंप्रेस किया उसे वापस ज्यादा साइज में लाना, उसी साइज में करना डीकंप्रेसिंग कहलाता है। एक नाम सुना होगा विंडोज फायरवॉल। कुछ लोगों के दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि फायरवॉल है मतलब आग की दीवार है। क्या ये हमारे कंप्यूटर की आग से रक्षा करता है क्या? नहीं। जो भी डिवाइस हम लोग कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं उनको ऑथोराइज करना, उनसे संबंधित जिसका यूज किया जाता है साथियों, उसे कहा जाता है विंडोज फायरवॉल। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद जितने भी ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, अब ओपन सोर्स क्या है ये सबसे बड़ी बात है। इसके प्रश्न कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। पिछली बार सूचना साइक का जो एग्जाम लगा था उसमें इस ओपन सोर्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों अगर देखा जाए तो ओपन सोर्स एक अच्छा चीज है, अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में भी सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है जिसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर हम देखें स्वामित्व के आधार पर, उपयोग के आधार पर, तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या हुआ? जिस पर किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का अधिकार होता है। आप जब भी जयपुर में चौड़ा रास्ता या फिर बाहर की ओर जाते दुकानों के ऊपर नाम दिया होता है कि प्रो, या भीखाराम चांदमल, या मैं रणछोड़ दास, श्यामल दास, जो भी नाम दुकान के ऊपर दिया होता है प्रो, उसका प्रोप्राइटरशिप या उसका उस दुकान पर अधिकार होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है जिसे बोलते हैं ओपन सोर्स।
दोस्तों इन दोनों का अंतर कई बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है, हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। देखो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के हमें देने पड़ते हैं पैसे और हमें साथ की साथ चाहिए होता है लाइसेंस, यानी दुनिया के 99% सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स का बेसिक फर्क होता है जो ये है, पहला, ये फ्री होता है और हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। और बात करें इसके सोर्स कोड, दोस्तों ये याद रखना जो मैं वर्ड लिख रहा हूं, इसकी सोर्स कोड का मतलब होता है किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया प्रोग्राम जिसे प्रोग्रामर द्वारा समझा जाता है, उसे फिर कंपाइलर द्वारा कंपाइल किया जाता है, ऑब्जेक्ट कोड में बदला जाता है। कहने का मतलब वो सॉफ्टवेयर कैसे बना, उसकी पूरी की पूरी कोडिंग को ही सोर्स कोड कहा जाता है। अच्छा, इसमें सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होते हैं, सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होंगे और इसमें क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। इसकी बात करें ओपन सोर्स, आप मन में कोई भी एक सॉफ्टवेयर का नाम सोच लो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, गूगल क्रोम, ये सारे के सारे प्रोप्राइटरी है। कुछ ऐसे हैं जो ओपन सोर्स है, इसमें सबसे पहले का नाम है मोजिला। कई बार पूछ लेते हैं इसमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। मोजिला है, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी होता है दोस्तों पेंगो, एक होता है अपाचे सर्वर, एक होता है PHP, अगर बात करें एक होता है लाइनेक्स। ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए आपको भुगतान नहीं करना होता है। एक होता है फ्रीवेयर, शेयरवेयर। कुछ पर्टिकुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट सोसाइटी या हम कहें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोसाइटी जो है EEE, या बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां बनकर वो इन प्रोग्रामरों को बढ़ाने के लिए इन एप्लीकेशन या जैसे कहते हैं ओपन सोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है जहां से आप प्रोग्राम बनाकर दूसरे को बेच सकते हैं। दोस्तों साथ के साथ हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। टेक्निकली सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक को मैं यहां पर खत्म कर देता हूं। दोस्तों ओपन सोर्स के पैसे देने नहीं पड़ते हैं, लाइसेंस फ्री होता है, साथ के साथ उसके सोर्स कोड मिल जाते हैं। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है, पैसे देने पड़ते हैं। ये था अपना सॉफ्टवेयर का टॉपिक। दोस्तों सॉफ्टवेयर के टॉपिक में इतनी ही बात करेंगे, आज की क्लास में भी इतनी बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद कर आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद प्रभात वालिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, नमस्ते।